नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद ही नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आयुर्वेद यानी बीएमएस में अध्ययन करने वाले प्रत्येक छात्र का एक सपना होता है कि वह बीएमएस करने के उपरांत एमडी में प्रवेश ले, लेकिन एमडी में प्रवेश लेना काफ़ी मुश्किल होता है। इसका कारण यह है कि बीएमएस सीटों के मुकाबले पूरे देश भर में स्नातकोत्तर की सीटों की संख्या का बहुत ही कम होना। भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा जारी एक आंकड़े के अनुसार देश भर में लगभग 400 से अधिक आयुर्वेद के कॉलेज हैं, जिसमें कि सालाना 20,000 से अधिक छात्र स्नातक की परीक्षा पास करके उत्तीर्ण होते हैं। लेकिन देश में अभी मौजूदा स्थिति में लगभग 2,500 के आसपास स्नातकोत्तर की सीटें उपलब्ध हैं। ऐसे में यह मुकाबला बहुत ही संघर्षपूर्ण हो जाता है। देश भर में अभी वर्तमान में लगभग 4,500 के आसपास स्नातकोत्तर की सीटें उपलब्ध हैं, लेकिन इसमें से भी जो देश के शीर्ष शिक्षण संस्थान हैं, जैसे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ और जामनगर आयुर्वेद विश्वविद्यालय, इसमें कुल मिलाकर लगभग 250 से 300 के आसपास सीटें हैं। और प्रत्येक छात्र का सपना होता है कि उसका एडमिशन इन्हीं इंस्टीट्यूट में हो पाए, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम होने की वजह से इतनी आसानी से दाखिला लेना संभव नहीं हो पाता। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा के लिए हम किस तरीके से तैयारी करें, जिससे कि आसानी से कम मेहनत में और सीमित समय में आप बेहतर तैयारी कर सकें और इन संस्थानों में अपना दाखिला ले सकें। आज के वीडियो में हम आप उन सभी उपायों का जिक्र करेंगे जिससे कि आप कम समय में और सीमित संसाधनों के बावजूद बेहतर तैयारी कर सकेंगे तथा इन उच्च शिक्षण संस्थानों में अपना दाखिला सफलतापूर्वक सुनिश्चित करा सकेंगे। इस वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखें तथा जरूरी लिंक वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां पे आप क्लिक करके उन सभी आवश्यक नोट्स का, क्वेश्चन बैंक का या संबंधित सारे रिसोर्सेज को आप देख सकेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। तैयारी के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है कि हम अपने पढ़ने के समय को एक टाइम टेबल के अनुसार निर्धारित करें, क्योंकि अगर हम बगैर टाइम टेबल के अध्ययन करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ विषयों पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं और कुछ विषय हमेशा अधूरे रह जाते हैं। और ऐसा बहुत से छात्र शिकायत लेकर आते हैं कि हमारी इस विषय की तैयारी नहीं हो पाई और इस विषय की तैयारी नहीं हो पाई। तो सबसे ज़रूरी है कि कोई भी विषय हमारा अधूरा न रहे और किसी विषय को हम बहुत ही ज़्यादा ना पढ़ लें। इसके लिए है कि एक समुचित समय सारणी, टाइम टेबल जरूर आपके पास होनी चाहिए। तो अमूमन पीजी स्तर की तैयारी के लिए आपको कम से कम 6 घंटा का एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। इससे कम समय देने पे थोड़ी सी मुश्किल जरूर होगी, तो एक औसतन 6 से 8 घंटे का टाइम टेबल आप जरूर बनाकर रखें। टाइम टेबल में आप उन सभी विषयों को ज़्यादा समय दें जो आपको ज़्यादा परेशान करती हैं। जैसे कुछ बच्चों की शिकायत रहती है कि उनको द्रव्य गुण विषय में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, कुछ की शिकायत रहती है कि रसशास्त्र के पर्याय नहीं याद होते, कुछ की शिकायत होती है कि रसशास्त्र के शोधन मारण आदि जो भी सिद्धांत है याद नहीं होते हैं, कुछ की शिकायत रहती है कि उनको आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के विषयों जैसे फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी में भी शिकायत रहती है। तो आप अपने टैलेंट के मुताबिक या अपने ज्ञान के अनुसार एक समय सारणी बनाएं और उन विषयों के लिए समय ज़्यादा दें जो इसमें आप अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं, और जो विषय आपको अच्छे से तैयार हैं उनको आप कम समय दें। इसके बाद एक ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उसमें से अधिकांश सवाल संहिताओं से आते हैं। संहिताओं में चरक, सुश्रुत, बागभट्ट और कुछ सवाल जो है चक्रदत्त, काश्यप संहिता, हरित संहिता, माधव निदान से भी आते हैं। तो अब तक का जो पैटर्न है, अगर आप संहिताओं पे बेहतर कमांड रखे हुए हैं तो आपके चयन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक अंदाज के मुताबिक 60 से 70% तक जितने भी सवाल होते हैं वो किसी न किसी संहिता से ही होते हैं। इसलिए तैयारी करते वक्त संहिताओं को विशेष रूप से गहनता के साथ आप अध्ययन करें और अधिक से अधिक समय इन संहिताओं के लिए निकालें। संहिता
का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए आप इसको एक सीमित समय में नहीं बांध सकते। इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा समय प्रतिदिन देकर एक लंबा शेड्यूल बनाएं। उदाहरण के तौर पर अगर आपको चरक संहिता पढ़ना है तो चरक संहिता में 120 अध्याय है। 120 अध्याय को आप एक दिन, एक महीना, एक सप्ताह में नहीं पढ़ सकते। तो इससे बेहतर है कि आप चरक संहिता का शेड्यूल में डेली प्रतिदिन 2 चैप्टर रखें, और इस प्रकार अगर नियमित रूप से आप 2 चैप्टर भी पढ़ते हैं तो एक सप्ताह में आप 14 चैप्टर पढ़ लेंगे। और इसके बाद 2 से 3 दिन इस जो 14 चैप्टर आपने पढ़े हैं तो 2 से 3 दिन आप इसको सिर्फ रिवीजन के लिए रखें। ऐसा नहीं कि आप 14 चैप्टर पढ़े और अगले दिन फिर 15वें चैप्टर पे चले जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो पीछे के जो भी 14 चैप्टर पढ़े हुए हैं वो सब भूल जाएंगे। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि एक सप्ताह में अगर आप 14 चैप्टर पढ़ते हैं तो इन 14 चैप्टर के रिवीजन के लिए कम से कम 2 से 3 दिन और एक्स्ट्रा दें, और टोटल एक अंदाज के मुताबिक 16 से 17 दिन में आपके 14 चैप्टर तैयार हो जाएंगे। तो संहिताओं को नियमित रूप से पढ़ें। पहले एक संहिता शुरू करें, फिर दूसरी करें, फिर तीसरी। इसका मतलब है कि पहले आप कम से कम 2 महीने तक लगातार चरक संहिता पढ़ें। इसके बाद अगर आपको लगता है कि चरक संहिता आप बेहतर कर सकते हैं, इसके बाद आप सुश्रुत संहिताओं का अध्ययन करें। और सुश्रुत संहिता भी ठीक इसी प्रकार एक सप्ताह में नियमित डेली 1 से 2 चैप्टर पढ़ें, और इसमें भी कम से कम 2 महीने का समय दें। और इसके बाद आता है अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, जिसके लिए भी आपको 1 से 1.5 महीने तक समय देने की आवश्यकता है। इसके बाद आता है कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादा परेशान करते हैं। इन छोटे विषयों में सबसे ज़्यादा है द्रव्य गुण, रसशास्त्र और भेषज कल्पना। इससे सवाल अमूमन ज़्यादा रहते हैं, और ये तीनों जो विषय हैं संहिताओं से कम मिलते हैं। विशेष रूप से रस शास्त्र संहिताओं में नहीं मिलता, तो रस शास्त्र के अध्ययन के लिए भी आपको अलग से ज़्यादा समय देना पड़ेगा। रस शास्त्र में भी अधिकांश रूप से बच्चों को इसके पर्याय, शोधन, मारण और रस औषधियों की मात्रा में परेशानी होती है। तो इन सभी विषयों को आप एक डायरी बनाकर नोट कर लें और प्रतिदिन एक एक वर्ग को ही याद करें। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में जितने उपरस, महारस, साधारण रस, सुधा, सिकता सब एक दिन में याद कर लें। आप डेली एक ही रस पे ध्यान दें। आज उदाहरण के तौर पे अगर आज आपने महारस स्टार्ट किया है तो आज महारस को ही सिर्फ पढ़े, महारस का पर्याय याद करें, महारस के आप मात्राएं याद करें, उसके जो भी आपके शोधन मारण है उसको याद करें। फिर 2-3 दिन तक यही क्रम चलने दें। फिर 1 हफ्ते के बाद आप महारस साधारण रस पे आए। साधारण रस का पहले दिन आप सिर्फ पर्याय याद करें, दूसरे दिन शोधन मारण याद करें, तीसरे दिन उसकी औषधीय मात्रा याद करें। तो आप इसको भी नियमित रूप से अगर आधा घंटे समय देकर भी करते हैं तो 1 से 1.5 महीने में आपको रस शास्त्र धीरे धीरे करके पूरी तरीके से याद हो जाएगा। इसी प्रकार सबसे अधिक समस्या आती है द्रव्य गुण के जितने भी प्लांट्स हैं उनके पर्याय याद करने में, बॉटनिकल नेम याद करने में, रस गुण फिर विपाक याद करने में। तो इसके लिए सबसे बेहतर उपाय है कि आप जो भी प्लांट है, लगभग 400 के आसपास जो है पौधे आपके सिलेबस में हैं, तो नियमित रूप से सिर्फ 5 पौधे आप पढ़ें डेली। जरूरी नहीं कि आप ज़्यादा पढ़ें, सिर्फ 5 पढ़ें। और केवल 5 अगर आप प्रतिदिन पढ़ते हैं तो अंदाज के मुताबिक आपका लगभग 2 से 3 महीने में आपके सारे द्रव्य गुण के पौधे तैयार हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि आप 3 महीने में अपने सारा पढ़ लिया तो आपने द्रव्य गुण बंद कर दिया। इस 5 का सीक्वेंस फिर आप वैसे ही रिपीट कीजिए। पहले जैसे पहले दिन स्टार्ट किया था आप फिर से पहले से 5 तक एक दिन पढ़िए, फिर 5 से 10 दूसरे दिन। तो आपका ये क्रम लगातार चलना चाहिए। तो पूरे 1 साल में लगभग आप 4 से 5 बार द्रव्य गुण के सभी पौधों का रस, गुण, विपाक, पर्याय, बॉटनिकल नेम, फैमिली नेम सब कुछ याद कर पाएंगे, और एग्जाम में बेहतर इससे आप अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे।